आज हम अध्ययन करते हैं सामंतवाद के विकास के कारण। हम लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था जो उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसका अर्थ क्या था और उसका क्या बोलते हैं जन्म कैसे हुआ, उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं कि सामंतवाद जो उसके विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे। आखिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं रही थी जिसकी वजह से उसका विकास हुआ। सबसे पहली बात आती है कि सामंतवाद के विकास में दो कारण जो है उनका सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा है। एक राजनीतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। पहले हम राजनीतिक कारण जो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अपने उत्कर्ष काल में रोम के लगभग समूचे पश्चिमी यूरोप पर अधिकार जमा लिया और एक लंबे समय तक रोमनों ने पश्चिमी यूरोप को शांति और सुव्यवस्था प्रदान की। परंतु रोमन साम्राज्य के विघटन काल में पश्चिमी यूरोप अराजकता, अशांति और अव्यवस्था का शिकार बन गया और इसी के साथ बाह्य आक्रमण जो उनका भी सिलसिला शुरू हो गया। परिणाम यह निकला कि किसानों का संकट बढ़ गया क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला अब कोई भी नहीं था। सभी लोग उसे लूटने वाले थे और ऐसी स्थिति में खेती करना और पैदावार को लेना यानी कि ले लेना भी संभव नहीं था। और रोमन साम्राज्य की अवनति के समय बड़े बड़े कुलीन सरदार भी अपने अपने गांव जो उनको लूट आए थे, जहां उनके शक्तिशाली दुर्ग अथवा गढ़ थे, और रात्रि के अंधेरे में ये कुलीन सरदार अपने सैनिक अनुचरों के साथ दुर्ग से निकलकर आसपास के किसानों को लूटने लगे और कभी कभी अपने ही जैसे कुलीनों पर भी धावा मारकर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। और कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। और ऐसी स्थिति में न तो किसान सुखी था और न ही कुलीन सरदार, क्योंकि सरदारों को भी आए दिन दूसरे सरदारों के हमले जो है उनकी चिंता लगी रहती थी। अतः दोनों को एक दूसरे की सहायता जो उसकी आवश्यकता पड़ी और किसानों को अपनी रक्षा के लिए कुलीन सरदारों के आश्रय की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र तथा दुर्ग थे। और कुलीन सरदारों को धन के साथ साथ सेना में भर्ती होने वाले लोगों की भी जरूरत थी ताकि आक्रमण के समय वे अपने दुर्गों की रक्षा कर सके। इसीलिए दोनों में समझौता हो गया और किसानों ने अपनी जमीनें सरदारों को सौंप दी और यह तय हुआ कि सरदार लोग उन्हें नहीं लूटेंगे और उनकी फसलों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके बदले में किसानों ने अपने खेतों की उपज का एक निश्चित भाग जो था वो सामंतों को देने तथा सामंतों को दूसरे काम निःशुल्क करने का वचन दिया। और इस व्यवस्था से किसानों को संरक्षण तो मिल गया, परंतु अब वे अपने खेतों के मालिक न रहे, स्वतंत्र किसान नहीं रहे। अब उनकी स्थिति जो थी आधे दास के समान हो गई थी। किसानों से सामंतों का जो समझौता हो गया, परंतु सामंतों को अपनी सुरक्षा की चिंता अभी भी थी। वे भी अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के अपने से अधिक शक्तिशाली सरदार जो उनका संरक्षण प्राप्त करना चाहते थे। अतः उन्होंने बड़े सामंतों की सेवा करना स्वीकार कर लिया और बड़े सामंतों ने छोटे सामंतों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और बदले में छोटे सामंतों ने धन तथा सैनिकों से बड़े सामंतों की सेवा करने का वचन दिया। इस प्रकार से एक नूतन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो सामने आई। और सामंत प्रथा के विकास जो उसके लिए दूसरा कारण जो था वो रोमन प्रशासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का दायित्व स्थानीय कुलीनों अथवा सरदारों पर निर्भर था। जब तक केंद्रीय सरकार सबल या मजबूत रही, स्थानीय कुलीन लोग केंद्रीय निर्देशानुसार शासन कार्य चलाते रहे, परंतु अवनति के दिनों में केंद्रीय सरकार का प्रभाव और नियंत्रण जाता रहा और स्थानीय कुलीन लोग स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए अपने से शक्तिशाली सामंत का संरक्षण प्राप्त करने लगे। और जर्मन जातियों के आगमन ने सामंत प्रथा को अधिक फलने फूलने का अवसर प्रदान किया और जर्मन जाति विभिन्न कबीलों में विभाजित की और प्रत्येक कबीले का अपना नेता होता था। जब जर्मन कबीलों के अधिकार में काफी भूमि आ गई तो उन्होंने प्रत्येक कबीले के नेता को भूमि आवंटित कर दी और कबीले के नेता ने अपने अनुयायियों में अपनी भूमि बांट दी और दोनों के मध्य यह समझौता हुआ कि अनुयायी अपने नेता को सैनिक तथा राजनीतिक सेवाएं प्रदान करेंगे और नेता उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से कबीले के नेता बहुत बड़े सामंत बन गए। सामंत प्रथा के विकास में आर्थिक अवस्था या विशेषकर कहा जाता है कृषि जो उसका भी सबसे बड़ा रोल था कि रोमन साम्राज्य में दासों की बहुत बड़ी संख्या थी और कृषि के साथ साथ अन्य काम भी दासों से ही करवाए जाते थे। फिर भी दासों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था और इस प्रकार से उनका शोषण किया जाता था हर प्रकार से। परिणाम यह निकला कि दासों ने भी लगन व निष्ठा से काम करना बंद किया, जिससे राज्य की आय और पैदावार जो उसमें काफी कमी आ गई। अतः पैदावार को बढ़ाने की समस्या आ खड़ी हुई और चूंकि रोमन लोग कृषि संबंधी यांत्रिक आविष्कार या वैज्ञानिक अनुसंधान करने में असमर्थ रहे, इसीलिए काम करने वालों की संख्या जो उनको अधिक बढ़ाने की बात सोची गई, परंतु ये बात सही नहीं थी। इसके स्थान पर दासों को ही कुछ सुविधाएं देकर पैदावार बढ़ाने की बात सोची गई और उसी के अनुरूप उन्हें स्वतंत्र रूप से भूमि भी दे दी गई और उन्हें अपना परिवार बसाने तथा परिवार के साथ जीवन बिताने की भी सुविधा दी गई और उन सुविधाओं के बदले में उन्हें अपनी भूमि की पैदावार का एक निश्चित हिस्सा अपने मालिक को देना पड़ता था।
और मालिक के घरेलू काम भी बिना पैसे के करने पड़ते थे और इसमें वे आनाकानी नहीं कर सकते थे। अब भूतपूर्व दास कृषक दास कहलाने लगे और इसका परिणाम अच्छा निकला कि कृषक दास अपनी भूमि पर पहले की तुलना में अधिक मेहनत से काम कर अधिक उत्पादन करने लगा ताकि मालिक के इसको चुकाने के बाद में उसके पास उत्पादन का कुछ हिस्सा बच जाए जिसे बेचकर वह अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। चूंकि भूमिपति स्वामी अवज्ञाकारी अथवा आलसी कृषक दास को जब चाहे भूमि से निकाल सकता था, इसीलिए कृषक दास भूमि से जुड़ गया और इसीलिए सामंत प्रथा को एक कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था जो वो भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका आधार भूमि का स्वामित्व ही रहा था। अगली बात आती है सामंती कार्यविधि, अर्थात सामंती व्यवस्था जो थी उसकी कार्य प्रणाली जो किस प्रकार की रही थी। कि वास्तविक व्यवहार में सामंत तंत्र की कार्यविधि का उल्लेख करते समय कुछ बातें जो वो ध्यान रखने वाली, जैसे कि प्रथाएं अथवा रूढ़ियां एक देश से दूसरे देश में और यहां तक कि एक ही देश के भीतर भी काफी अलग अलग रही थी। सामान्य रूप में एक सामंती राज्य एक राजा के अंतर्गत फीफो या जागीरों का एक प्रकार से संघ था और सामंती सिद्धांत के अनुसार राजा समस्त वासलों यानी कि सामंतों का सर्वोच्च स्वामी हुआ करता, यानी कि जितने भी सामंत होते थे उन सभी का स्वामी कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। उसका राज्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त फीप थी और कई राज्यों में तो राजाओं की सत्ता नाम मात्र की ही होती थी, परंतु सामान्य एक सामंती राजा की शक्ति उसकी स्वयं की भूमि के आकार जो उसके ऊपर डिपेंड करती थी, यानी कि जिस सामंत के पास में जितनी ज्यादा भूमि होती थी वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। अर्थात अपने सामंतों की भूमि की तुलना में उनके अपने पास कितनी भूमि है, शक्तिशाली सामंतों को एक दूसरे से लड़ाकर अथवा उनमें संतुलन बनाकर अपना प्रभाव बनाए रखने की राजनीति योग्यता के आधार पर ही राजा की शक्ति जो थी वो निर्भर करती थी। विवाह तथा मृत्यु के अवसरों पर राजा को अपने सामंतों की क्षति पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल जाता था और राजा के नीचे उसके जो शक्तिशाली भूमिपति यानी कि सामंत जो होते थे, जिनके अधिकार में राजा द्वारा प्रदत्त बड़े बड़े भूमि खंड हुआ करते थे, इनमें से अधिकांश भूतपूर्व साम्राज्य के ड्यूक, काउंट और मार्किवस थे और अंतर इतना ही था कि पहले वे राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे, अब वे वंशानुगत हो गए थे। इन्हें व्यक्तिगत रूप से राजा को श्रद्धा अर्पित करनी पड़ती थी। उपयुक्त अधिकारियों के अलावा राजा के अपने सामंतों में बिशप, एबाट नामक धर्माधिकारी और बैरन तथा अन्य छोटे छोटे सामंत भी शामिल थे और इन सभी के पास भी राजा द्वारा दिए गए फीप थी और ये भी राजा के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखते थे। और बड़े बड़े सामंत अपनी भूमि के छोटे छोटे भाग जिन्हें लघु फीप कहा जाता था अपने वासलों यानी कि अपने जो अनुचर जो सेवक होते थे उनमें बांट देते थे। परिणाम स्वरूप वासल के भी वासल और फीप में भी फीप अस्तित्व में आ गई और बड़े सामंत अपने वासलों के साथ भी कई प्रकार की शर्तें तय कर लेते थे और वासल के वासल सामान्य तौर पर बैरन कहे जाते थे। ये लोग भी अपने हिस्से की भूमि का कुछ भाग दूसरे लोगों को देकर उन्हें अपना उप अनुचर बना सकते थे। उप अनुचर भी आगे फिर ऐसा ही कर सकते थे। धर्म के धर्माधिकारी, चर्च के जो धर्माधिकारी होते थे वो लोग भी भूमिपति, लॉर्ड अथवा वासल या दोनों ही बन सकते थे और सामंती व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर कृषक दास थे जो कि अपनी भूमि के साथ बंधे होते थे। राजा और उसके प्रमुख सामंतों अथवा बैरन से लेकर छोटे सरदारों के मध्य सामंती संबंध का मुख्य सार उसका अनुबंधात्मक रूप था। सामंत और अनुचर प्रत्येक के पारस्परिक अधिकार और विशेष सुविधाएं थी, क्योंकि समस्त सामंत भी अनुचर थे और प्रत्येक अनुचर भी अपने क्षेत्र में सामंत था यानी कि लॉर्ड था। अतः राजा से लेकर छोटे से सरदार तक के सामंती समाज में सामाजिक समानता विद्यमान थी और प्रत्येक के अधिकार और कर्तव्य एक जैसे ही थे। वासलेज पूर्णतः एक सम्मानजनक जागीर थी और उसमें अपमान अथवा निम्न स्थिति की कोई भी बात नहीं थी। सामंत और अनुचर के आपसी दायित्व यूरोप के सभी भागों में एक समान नहीं थे और समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन भी होते रहते थे। फिर भी अनेक बातों में काफी समानता देखने को मिलती है। उनका विकास फीफ के रूप में ही हुआ जो कि भूमि का टुकड़ा और कार्यालय दोनों ही थे। बड़े सामंतों द्वारा राजा की तथा छोटे सामंतों द्वारा बड़े सामंतों की अधीनता स्वीकृत की एक नाटकीय समारोह द्वारा मनाई जाती थी और यह समारोह प्राय बहुत ही तड़क भड़क से होता था और सामंत बनने वाला व्यक्ति अपने लॉर्ड की गढ़ी में आता था, जहां इस अवसर पर
और भी लोग इकट्ठे होते थे। लॉर्ड अपनी गढ़ी के बड़े कमरे में बैठता था और वहां आदमी नंगे सिर लॉर्ड के सामने घुटनों के बल झुकता था और अपने हाथ लॉर्ड के हाथ में दे देता था और अपने को कुछ फीफ यानी कि जागीर के लिए लॉर्ड का आदमी घोषित करता था। और आदमी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द होमो से हुई है, अतः यह शब्द होमेज यानी कि श्रद्धा अर्पित करना कहलाता है। और तब लॉर्ड उस आदमी को उठाकर खड़ा करता था और उसे शांति का चुम्बन देता था, जिसके बाद ये आदमी बाइबल या किसी पवित्र चिन्ह पर हाथ रखकर शपथ लेता था कि वह अपने लॉर्ड के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। और ये फील्टी यानी कि स्वामी भक्ति की शपथ कहलाती थी। और अंत में लॉर्ड्स आदमी का फीफ के साथ विनियोग कर देता था, अर्थात उसे भूमि दे देता था। और मध्य युग के प्रारंभ में जब बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो समारोह में इस भाग में उन्हें फीफ का स्वामित्व कागज पर लिखकर नहीं दिया जाता, अपितु भूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई शाखा, मिट्टी या ढेला या कोई दूसरी वस्तु दी जाती थी। और बाद में जब अधिक लोग पढ़ना लिखना सीख गए तो संविदा पत्र लिखकर हस्ताक्षर होने लगे। इस तरह होमेज स्वामी भक्ति और विनियोग के पश्चात वह आदमी लॉर्ड का सामंत हो जाता था। और इस संपूर्ण कार्रवाई को इन्वेस्ट्यूटर यानी कि अनुप्रतिष्ठापन कहा जाता था।